ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा, चारों तरफ भारत माता की जय की गूंज। पीएम ने कहा ब्रिस्बेन में खुलेगा भारत का नया कॉन्सुलेट। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। बीते एक महीने से ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की कर रहे मांग, नार्को टेस्ट करवाने पर अड़े पहलवान। दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। देश भर में विपक्ष के समर्थन के लिए निकले केजरीवाल, आप कर रही महारैली करने की तैयारी। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। नगर निगम के 6 स्थायी सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने का मेयर का फैसला रद्द। जम्मू कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में ताकतवर देशों ने लिया हिस्सा। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने लगाया ताकतवर देशों पर आंख मूंदने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो कुश्ती के दिग्गज पहलवान लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करते हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक पहलवान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। एक और पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी पलटवार किया है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। कुश्ती में अपने देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए एक महीने का समय हो गया है। इस प्रदर्शन में साक्षी मलिक, विनीश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत कई नामचीन खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहलवानों की माने तो उन्होंने ब्रजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं इन सभी आरोपों पर पलटवार करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पहलवान ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका खेल खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, सभी पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराने की बात पर भी अड़े हुए हैं। इससे पहले भी बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि पहलवान विनेश फोगाट ने तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर उनको जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद ब्रजभूषण ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि उनके पास आरोपों का कोई सबूत नहीं है। कोई पीड़ित है तो सबूत के साथ मेरे सामने आए, आरोप सही हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। दरअसल ये खिलाड़ी पिछले एक महीने से नेशनल फेडरेशन के मनमाने रवैये का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहलवानों ने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवानों के धरना प्रदर्शन को एक महीना पूरा हो गया है। हमारे संवाददाता ओमशील ने वहां लोगों से बातचीत की, सुनिए। एक महीना पूरा हो चुका है। इसके मद्देनजर जिस तरीके से पहलवान लगातार अपनी आवाज को बुलंद करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इसी के मद्देनजर आज उन्होंने कैंडल मार्च रखा है इंडिया गेट पर। और तो उसी के मद्देनजर जिस तरीके से पुलिस का भारी हुजूम जंतर मंतर पर लगा हुआ है कि उन्हें जो समय सीमा दी गई है कि 5 बजे वो कैंडल मार्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल हो जाता है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कार्रवाई हो रही है तो जो पहलवान चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो तो वो क्यों नहीं हो रही है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा हमारे साथ है और आगे भी दिखाए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का हुजूम है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी मुस्तैद की जा रही है कि 5 बजे कोई भी दिक्कत ना हो और
कोई भी सुरक्षा में पहलवानों के चूक ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पहलवान बड़े तादाद में आएंगे, कहीं ना कहीं खाप पंचायत के लोग भी बड़े तादाद में आएंगे, उनके भारी समर्थक आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल काफी अहम है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसी के मद्देनजर उन्होंने ये भी तय किया कि 28 मई को उन लोग संसद का घेराव करेंगे। तो संसद का घेराव वो तब करेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन का उद्घाटन करना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। ओमशील, 5 बजे से कैंडल मार्च निकाला जाना था, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या कैंडल मार्च वहां पर शुरू हो चुका है? पंकज, कैंडल मार्च पहलवानों और जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी इस कैंडल मार्च में मौजूद है। और ये काफिला इनका पैदल का काफिला इनका निकल चुका है इंडिया गेट के लिए। उसमें पहलवानों के साथ साथ उनके भारी समर्थक हैं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद है। तो कहीं ना कहीं और जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और पहलवानों का साफ तौर पर एक ही मांग है पंकज की ब्रिजभूषण शरण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होगी तभी वो धरने पर से हटेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि पॉक्सो एक्ट जो उन पर लगा है, आम लोगों पर लगता है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। पर जब ब्रिजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद हैं, उन पर जब FIR ये पॉक्सो एक्ट लगा तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल ओमशील, अगर बात करें क्योंकि खाप पंचायतों का भी जो समर्थन मिल रहा था, चंद्रशेखर भी वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की तरफ से यह भी कहा गया था कि आम जनता भी इस कैंडल मार्च में शामिल हो, इस चीज को लेकर भी अपील की गई थी। तो क्या वहां पर आम लोग पहुंचे हैं और कितने लोग वहां पर पहुंचे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर किए हुए हैं? पुलिस प्रशासन का काफी अच्छा खासा तादाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पहलवानों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके मद्देनजर उन्होंने भारी सुरक्षा व्यवस्था कर रखा है। और जैसे जैसे उनका काफिला इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे पुलिस भी उनके पीछे सुरक्षा में तैनात है। और कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि अगर कोई भी पुलिस या फिर किसी भी सुरक्षा में चूक ना हो पहलवानों की, और कहीं ना कहीं जो भी भीम आर्मी का समर्थन जो पहलवानों को मिला है या फिर खाप पंचायतों के नेताओं का जो उनको मिला है, तो ये काफी अहम बन जाता है कि सरकार के सामने ये एक तरह से, पंकज मैं बताऊं आपको, कि चुनौती है कि 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। तो वहीं एक तरफ खाप पंचायत के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि महिलाएं संसद भवन में के पास उसका घेराव करेंगी, वहां पे महापंचायत करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है और ये एक चैलेंज है केंद्र सरकार को। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो इस दौरान जो प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, इसके अलावा भी क्या कुछ अलग राज्यों के खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हैं इस कैंडल मार्च में? जरूर, हरियाणा के काफी खिलाड़ियां पहुंचे हैं। हरियाणा कह ले, राजस्थान कह ले, तमाम राज्य के खिलाड़ी जो है पहलवान, वो यहाँ पर समर्थन देने पहुंचे हैं। और लगातार मेरी जब बात हो रही है पहलवानों से तो उनका साफ तौर पर कहना है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ब्रिजभूषण शरण सिंह की, तब तक हम डटे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। पंकज, बिल्कुल। और अगर बात की जाए क्योंकि लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं खिलाड़ी, आज कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या वहां पर कोई राजनेता भी पहुंचा है? चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं पर वो अभी बयान देने से बच रहे थे। न्यूज वॉच इंडिया ने बात करने की कोशिश की पर वो साफ तौर पर बच रहे हैं। पर आप लगातार देख रही होंगी, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जो देश की बेटियां हैं उन पर उन्होंने जो आरोप लगाया है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो भाजपा बात करते रहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ क्या कहते हैं दूसरे नागरिकों के लिए है। जो भाजपा के कार्यकर्ता है या फिर भाजपा के नेता या फिर भाजपा के सांसद है उन पर ये नियम नहीं लागू होता है। तो कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दल है जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या फिर यूं कह ले भाजपा के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और अब दिल्ली सरकार वर्सेज केंद्र सरकार की लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये दिल्ली में केंद्र सरकार वर्सेज विपक्ष की लड़ाई बनती जा रही है। आखिर कैसे दिल्ली की राजनीति में विपक्ष की एंट्री हुई, इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए।
जो लड़ाई अब तक सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित थी, उसमें अब विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया, उसके बाद केंद्र ने अध्यादेश लाकर पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। वहीं इसे लेकर तमाम विपक्षी नेता जो है इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं अब केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इस अध्यादेश को राज्यसभा में बिल के तौर पर पेश होने पर रोक लगाने के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के अरविंद केजरीवाल के देश भ्रमण में उनका साथ दे रहे संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से पिछले दिनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी। इसमें उन्होंने हमारी पार्टी को पूरा समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल अब पूरे देश भर में जाएंगे और वहां के मुख्यमंत्रियों और पार्टियों के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और साथ ही समर्थन भी जुटाएंगे। वहीं संजय सिंह से ये सवाल पूछा गया कि अध्यादेश के खिलाफ सभी पार्टियों को साथ लाना 2024 से पहले सेमीफाइनल जैसा क्यों? इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र को बचा सकें, संविधान को बचा सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलटकर रख दिया जाता है तो लोकतंत्र पर ये बड़ा प्रहार है। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की विपक्ष से समर्थन मांगने की ये जुगत सिर्फ समर्थन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की जुगत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल विपक्षी नेताओं का समर्थन आखिर इस अध्यादेश को रोकने में कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो अध्यादेश को लेकर जिस तरीके से बीते 2 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और इस दौरान अध्यादेश को लेकर भी आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। लेकिन अब खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस इस पूरे मामले से दरकिनार होती नजर आ रही है। यानी कि अब अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। जो एक तरफ नीतीश कुमार 2024 की रणनीति को लेकर विपक्ष की एकता को बनाए रखने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब जिस तरीके से अध्यादेश केंद्र सरकार ने लागू किया है, उसको लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में जुट चुके हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में आखिरकार कौन कौन सी पार्टी का समर्थन मिलता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और मेरे साथ जुड़े हैं इरफान लतीफ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। इमरान लतीफ जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो अध्यादेश को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आ रहे थे और अब अरविंद केजरीवाल एक नई पहल करने जा रहे हैं इसको लेकर। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने का काम मोदी जी ने किया है, तो ये देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ना संविधान रहेगा, ना कानून रहेगा, ना सुप्रीम कोर्ट रहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश माने जाएंगे। आप ध्यान दीजिए कि 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में, लेकिन अपनी हठधर्मिता के बल पर, अपने अहंकार के बल पर उस संविधान पीठ के फैसले को पलटने का काम किया है मोदी जी ने। तो एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये संविधान की हत्या की जा रही है। जब देश ही नहीं रहेगा, जब संविधान नहीं रहेगा, तो किस पर शासन करेंगे आप लोग? तो निश्चित रूप से अब जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं से भी विपक्षी एकता की बात नहीं है। ना तो 2024 का कोई लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो चुनाव तो तब होंगे ना जब देश में संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद अब खतरे में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी। लेकिन इमरान लतीफ जी, जिस तरीके से यहाँ विपक्ष को एकजुट करने की बात इस पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी दलों का हमें समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस तो दरकिनार हो रही है ना आम आदमी पार्टी से। तो ठीक है, कांग्रेस कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम तो ये बात कांग्रेस से आप पूछिए कि कांग्रेस का पक्ष क्या है। क्या एक 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिल्ली के संदर्भ में दिया है
कि एक चुनी हुई सरकार के पास सारे हक होंगे। तो आप बताएं, क्या कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ है या मोदी जी के साथ खड़ी है आज, या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है आज? ये तो फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है, साफ साफ दिख रहा है। अब कांग्रेस को यह फैसला लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रहेगी देश के अंदर, या संविधान के लिए खड़ी होगी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी होगी, देश को बचाने के लिए खड़ी होगी, या अपने अहंकार के आगे सारी चीजों को किनारे कर देगी। ठीक है इमरान लतीफ जी, जिस तरीके से कांग्रेस दरकिनार हो रही है, कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़े और भी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो दरकिनार हो जाती हैं, तो उस समय पर किस तरीके से निपटेंगे इस अध्यादेश से? नहीं, देखिए, कांग्रेस का मसला कांग्रेस बेहतर समझ रही, लेकिन जहां तक हम समझ रहे हैं कि दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के खिलाफ है, और एक एक करके सारे नेताओं के आधिकारिक बयान भी आ रहे हैं। चाहे आप अखिलेश यादव जी की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार जी की बात कर लीजिए, आप आरजेडी के तेजस्वी यादव जी की बात कर लीजिए, आप उद्धव ठाकरे जी की बात कर लीजिए, तो देश के अलग अलग हिस्सों से विपक्षी पार्टी के नेता हैं, आप केसीआर साहब की बात कर लीजिए, सबके बयान आ रहे हैं, सब इस अध्यादेश के खिलाफ करेंगे। दरअसल ये अध्यादेश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लाया गया अध्यादेश नहीं है सिर्फ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाली बात है। अब आप सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा अगर नहीं रहेगा, जिस तरह से तानाशाही की जा रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुचलने पर आमादा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो अगर एक सहारा विपक्षी पार्टियों को और देश की लेकिन इमरान लतीफ जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आपके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसी वजह से ये अध्यादेश लाया गया है। आप नहीं संभाल पा रहे हैं, खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पर ज्ञान देंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे डाकू गब्बर सिंह प्रेम और अहिंसा पर उपदेश दे रहा हो। मतलब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करने का काम करती हो, जो पार्टी आज के समय में जिस पार्टी के नेता का नाम दुनिया के सबसे बड़े घोटाले के अंदर आ रहा है, मैं मोदी अडानी महाघोटाले की बात कर रहा हूं, और जो पार्टी इतने बड़े घोटाले की जांच करने से पीछे भाग रही हो, जेपीसी की जांच लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, उससे जेपीसी की जांच पर तो शरद पवार भी राजी नहीं है ना। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, इस मामले पर तो शरद पवार भी तैयार नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि जांच होना इतना जरूरी नहीं है। जांच को आज क्या शरद पवार से पूछकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है क्या? अगर एक इल्जाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लग रहा है कि मोदी जी इमरान लतीफ जी, हम विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, उस पर मैंने बोला है, उस पर मैंने आपको ये बयान दिया कि उनका भी तो एक मत नहीं है। हो सकता है आगे अध्यादेश पर एक मत ना हो विपक्ष का, उसके बाद आप ये लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे? देखिए, अध्यादेश साफ है। ये अध्यादेश जो लाया गया है, ये सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ लाया गया है, ये देश के संविधान के खिलाफ लाया गया है, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए लाया गया है, ये देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने के लिए लाया गया है। तो अब ये तय करना है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बात कर रहा हूं कि क्या करना चाहते हैं आप। और मैं तो एक बस नवाज देवबंदी साहब ने 4 पंक्तियां कही थी कि जलते घर को देखने वाले फूल का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो कांग्रेस पार्टी ये अगर सोच रही है कि जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के वो बच जाएगी, तो ऐसा नहीं होना है। भाजपा का खूनी पंजा सबसे पहले उनको भी खत्म करेगा। इमरान लतीफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एमसीडी के 6 स्थायी सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने के मेयर शैली ओबरॉय के निर्णय को रद्द कर दिया है। इससे पहले 24 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के फिर से चुनाव कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर मेयर से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मेयर शैली ओबरॉय को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का भी वक्त देते हुए 3 मई के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। तो देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से झटका लगा है। आपको बता दें कि स्थायी सदस्यों को लेकर मेयर शैली ओबरॉय ने जिस तरीके से दोबारा
चुनाव कराने की मांग की थी उसको लेकर अब रद्द कर दिया गया है। एमसीडी चुनाव में 6 स्थायी सदस्यों को लेकर जो मांग की थी उसको रद्द कर दिया गया है और इसी के बाद आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। और इसी खबर पर बीजेपी नेता शिखा राय मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद। शिखा राय जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से झटका लगा है, 6 स्थायी सदस्यों को लेकर दोबारा से चुनाव कराने की मांग थी, लेकिन अब उसको भी कोर्ट ने मना कर दिया है, यानी कि फैसले को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये पार्टी संविधान नहीं मानती है, कानून नहीं मानती है और अपनी मनमर्जी करने की इनको आदत है। लेकिन इस चुनाव में जब हमने मेयर को हाउस के अंदर ही कहा था, बताया था कि आप जो कर रही हैं गलत है, जो चुनाव हो चुका है वो सही है, वोटों की गिनती ठीक हुई है और सभी जो उस समय चुनाव जीते हैं उनको घोषित किया जाए, तो वो नहीं मानी और उसको रद्द करके अगले दिन चुनाव उन्होंने घोषणा कर दी। तो इसलिए हमें कोर्ट का रास्ता देखना पड़ा। मुझे खुशी है कि कोर्ट ने पूरा इसको न्याय संगत रूप से जो सच्चाई थी उसको उस पर मोहर लगाई है और यही कहा है कि वो जो चुनाव उस दिन हुआ वो वैलिड था और वही जीते हुए उस दिन के जो लोग जीते हैं वो स्थायी समिति के सदस्य होंगे। लेकिन शिखा राय जी, जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि मनमाने ढंग से आम आदमी पार्टी जो है वो काम करती है, वो इस तरीके की मांग रखती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके के आरोप लगाती है। जी कैसे बताएं, क्या मनमानी हमने? आम आदमी पार्टी भी कहती है कि बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से तानाशाही करती है। कैसे? सत्ता में तो वो हैं, तानाशाही तो वो करते हैं कि पूरी पूरी रात जो है हाउस चलाने को लेकर के पार्षदों की हरासमेंट करते हैं। आपने देखा होगा 22 जनवरी को क्या हुआ था। ये जो इनको एक आदत है दिल्ली सरकार में, चूंकि वहाँ विधायक कम है, उनको मार्शल से बाहर भिजवा दो और बाकी सदन अपनी मर्जी से जैसे चलाओ, वो यहाँ भी यही करना चाहते थे। लेकिन नहीं समझे कि एक मजबूत विपक्ष है और हम जो बात कह रहे थे उस दिन वो हमारी बात सही थी, सच्ची थी, जिसको कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर उनका अलग ही जलवा देखने को मिलता है। ऐसा कुछ दिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। वहां पर पीएम मोदी सिडनी के ओलंपिक पार्क में स्थित स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उनसे मिलने के लिए भारतीयों की लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भी मौजूद रहे थे और कार्यक्रम में जहां मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए, तो वहीं पर इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, भारत माता की जय के भी जमकर नारे लगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इससे पहले एयरक्राफ्ट की मदद से पीएम मोदी के स्वागत में सिडनी में आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में 20,000 भारतीयों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार को शुरू हुए G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में सऊदी अरब और तुर्की ने हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा मिस्र और ओमान भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। भारत में मिस्र को विशेष अतिथि देश के तौर पर G20 की अध्यक्षता में आमंत्रित किया गया। इन देशों के
G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में हिस्सा न लेने पर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा कि G20 सम्मेलन के तहत देश भर में 300 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक में सभी देश हिस्सा नहीं लेते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश का शामिल होना या नहीं होना उसके हित पर निर्भर करता है। चीन ने पहले ही इस बैठक में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था। पाकिस्तान ने श्रीनगर में G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित करने का ये कहकर विरोध किया कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है। सोमवार को इस बैठक के शुरू होने पर पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि दुनिया के ताकतवर देशों ने कश्मीर में भारत की बर्बरता पर आंखें मूंद रखी हैं। और इसी खबर पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से G20 की बैठक हुई है, इसमें से कुछ देश जिन्हें आमंत्रित किया गया था वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। हाँ, कई कंट्रीज शामिल नहीं हुए हैं। चाइना नहीं शामिल हुआ, पाकिस्तान नहीं शामिल हुआ, क्योंकि अब ये तो आपको पता ही है क्यों नहीं शामिल हुआ। ये तो दीवारों पे भी लिखा हुआ है कि वो चाहते नहीं हैं कश्मीर का मुद्दा इंडिया के फेवर में जाए। कश्मीर इंडिया का अंग है, वो सारी दुनिया ने दिखा दिया है। जिस तरह G20 चल रहा है उस तरह सबको पता चल गया है कि कश्मीर भारत का है। और चाइना जो है वो भी वेट कर रहा है कि किस तरीके से ये सब कुछ खत्म हो। और पर चाइना ने वार्न कर दिया है पाकिस्तान को कि आप कोई गड़बड़ ना करें अभी, क्योंकि अगर गड़बड़ करी तो चाइना को बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और उस इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK एरिया में है। तो चाइना बड़ा केयरफुल है, पर वो चाइना अपनी डिप्लोमेसी दिखा रहा है। पाकिस्तान बिलावल के स्टेटमेंट्स आपने सुन लिए हैं। सो अब ये सारा सम टोटल ये आता है, पर दुनिया के देश जो हैं उनका रिएक्शन भी सामने आ रहा है। एक एक कंट्री जो है वो ये कह रहा है, उदाहरण दे रहा है दुनिया को कि इस तरीके से एक स्टेट को रखा जाना चाहिए। सो G20 का जो अब नजारा है सारी दुनिया में फैल गया है। एवरीबडी इज एब्सोल्युटली टेकन अबैक। वही छोड़िए, भारत में अपने लोग बिलीव नहीं कर रहे कि G20 किस तरीके से इतनी अच्छी तरह कश्मीर में चल रहा है। वो प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना लोगों को। कहीं यहाँ पे पड़ोसी भी देश जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।